मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। पूरी कंप्लीट चर्चा हम करेंगे। कब ये वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, फिजिकल क्वालिफिकेशन रहेगी, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाएंगे, सैलरी क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, आफ्टर सर्विस प्रोफाइल क्या रहेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर के बारे में पूर्णतः जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज़ के लिए और आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। बाकी बच्चे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत। 2025 जो नया साल है, इसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। और हर आदमी अपने जीवन में एक प्रण लेता है कि उसे अपनी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जिस परिस्थिति में आज हैं, अगर आप इसी परिस्थिति में रोज काम करते रहे तो विश्वास मानिए परिणाम भी ऐसा ही मिलेगा जैसे आप हैं जिस परिस्थिति में हैं। अगर आपको परिणाम बहुत बेहतरीन लेवल का चाहिए तो आपके एफर्ट भी बिल्कुल बेहतरीन लेवल के होने चाहिए। तो आइए मेरे बच्चे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैकेंसी है ये फरवरी और मार्च के बीच में ये वैकेंसी आएंगी। यूपी सब इंस्पेक्टर की 2 और 8,000 वैकेंसी आएंगी। देखिए, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई और उसके बाद हर साल आ ही रही हैं लेकिन आ नहीं पाई। इसलिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया मेरे बच्चे। और 2025 यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का साल होगा। आप वैसे भी देख रहे हैं 4-4 साल की एक सीरीज भी बना रहा है ये। तो 2025 फरवरी मार्च में मेरे प्यारे बच्चों यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। लगभग 8,000 वैकेंसी आएगी। इंटरनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 21 से 28 साल जनरल बच्चे के लिए एज क्राइटेरिया है। अगर मेरे बच्चे आप ओबीसी से हैं तो 21 से 33 साल। अगर मेरे बच्चे आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 21 से 33 साल। और 5 साल का रिलैक्सेशन है दोनों ही केसेस में, क्योंकि 28 से 5 33 किया हुआ है। तो ये है मेरे बच्चे यूपी सब इंस्पेक्टर पे एज का क्राइटेरिया। और मेरे बच्चे, जो ये एज काउंट करने का टाइम होगा, ये 1 जुलाई 2025 से इस एज को काउंट करेंगे। 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये काउंट करेंगे। या इसकी बहुत क्लियरिटी अगर हमें चाहिए तो मेरे बच्चे वेट करना पड़ेगा हमें नोटिफिकेशन का। दूसरी चीज़ पर हम आते हैं मेरे बच्चे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एग्ज़ाम है वही आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। ये जो 400 नंबर का पेपर है यही आपके सिलेक्शन के होने और ना होने को डिसाइड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी जो पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, वो 40 सवाल होते हैं। हर सवाल 2.5 नंबर का होता है। मेरे बच्चे, मूल विधि के सवाल होते हैं, संविधान के सवाल होते हैं, सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं। 40 सवाल वही 2.5 नंबर के हिसाब से 100 नंबर के। उसके बाद आता है मेरे बच्चे मैथ, 40 सवाल 100 नंबर के। और उसके बाद आती है मेरे बच्चे रीजनिंग, ये भी 40 सवाल 100 नंबर के। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर 160 सवाल हैं और 400 नंबर का पेपर बनेगा। और अभी जो कट ऑफ गई थी, लास्ट वाली जो कट ऑफ गई थी, वो 400 नंबर में से जो बच्चा फाइनल में 316 नंबर लेकर आया था फिजिकल के बाद का, वो बच्चा कट ऑफ कर गया था। एग्जाम के बाद उसका कट ऑफ 302 नंबर के आसपास था। अब हम उस पर भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे बच्चे, चारों ही सब्जेक्ट आपने देख लिए। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ रही होगी कि अगर हमें 300 प्लस स्कोर लेकर आना है 400 में से, तो हम किस किस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दें, बहुत ज्यादा मजबूत करें। देखिए मेरे बच्चे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टीचर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का स्टाइल इतना बेहतरीन हो चुका है कि अब मैथ में हर बच्चा बहुत आसानी से चीजें समझ जाता है और लगभग 100% के आसपास स्कोरिंग की तरफ जा रहा होता है। असली जो युद्ध होता है वो मेरे बच्चे होता है हिंदी में और सामान्य अध्ययन में, मूल विधि में और संविधान में। जो बच्चा इन दोनों पेपरों में बाजी मार गया, समझिए वो हर जगह बाजी मार जाएगा। ये विश्वास मानिए, थोड़ी सी पढ़ाई पे अगर 3 से 4 महीने और उसके बाद 2 महीने की प्रैक्टिस, अगर आप ये टाइम इन दोनों पेपर में दे देते हैं तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों मेन है सिलेक्शन के लिए। आइए इसके ऊपर भी आगे बात करते हैं आपसे। अब मेरे बच्चे, इसी के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। ये जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। 2.5 नंबर का एक सवाल होगा मेरे बच्चे। क्वालिफाई इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 35% नंबर लाने होंगे मेरे बच्चे। और कुल 50% नंबर लाना तो कंपलसरी है ही है। दूसरा, इक्वी परसेंटाइल मेथड विल बी अप्लाइड इन नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सभी में बराबर बराबर तरीके से बंटवारा होता है नॉर्मलाइजेशन का।
और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो मेरे बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे सिलेक्शन का तो कोई वास्ता ही नहीं है। सिलेक्शन तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन उसकी दूर की कौड़ी को अचीव करने के लिए तैयारी भी बहुत दूर तक ले जानी होगी और रोज काम करना होगा, तब जाके वो तैयारी होगी। मैं आज आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से यहाँ समझाऊंगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, मिसलेनियस, ये सब्जेक्ट रहते हैं। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले सारे सब्जेक्ट रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का वेटेज ऐसे है। हिस्ट्री में मेरे बच्चे 1 से 2 सवाल पूछा गया, ज्योग्राफी में 2 से 3 सवाल लास्ट में पूछे गए। पॉलिटी ने कमाल कर रखा और लगभग लगभग 15 से 16 सवाल पॉलिटी में पूछे गए। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 सवाल पूछे गए, एनवायरनमेंट में 2 से 3 सवाल पूछे गए, मूल विधि में 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं, और मूल विधि में बहुत कुछ हिस्सा हल्का हल्का पॉलिटी से भी मिलता है। साइंस में मेरे बच्चे 2 से 3 सवाल पूछे गए, कंप्यूटर पे 1 सवाल पूछा गया, कंप्यूटर एंड मिसलेनियस ये मेरे बच्चे 2 से 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए। तो कुल मिला के जो 40 क्वेश्चन का इतिहास है वो लगभग लगभग कमोबेश इसी तरीके से आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा। और जब इन नज़रों से गुजरेगा तो मेरे बच्चे यहाँ आप एक सब्जेक्ट देख रहे हैं पॉलिटी, और ये और एक मूल विधि, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे बच्चे, ये दोनों सब्जेक्ट पर जिसने कमांड कर ली, समझिए वो राजा है इस एग्जाम का और यूपी दरोगा बन गया। तो आपको जब अपनी तैयारी करनी है तो इन दोनों ही सब्जेक्ट पे पूरा फोकस लगाना है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ पूरा मन करके इसको पढ़ाई करनी है। इसी चैनल पे जीत राणा सर के बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे पॉलिटी और मूल विधि के, तो आप वहाँ पर भी पढ़कर एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेक्शन के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं। यहाँ यूट्यूब पर ही आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट मेरे बच्चे प्रोवाइड किया जाएगा। और मेरे बच्चे अभी हाल फिलहाल एक चीज़ और भी है कि 2025 में जो पेपर होगा, देखिए अभी जो आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते थे वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या बाकी सब्जेक्टों में मर्ज करके उसको पूछ लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2025 में जब आपका पेपर होगा तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 4 से 5 सवाल करंट अफेयर के क्वेश्चन से भी रिलेट कराएगा, और ये बिल्कुल सेपरेट सेक्शन, मतलब ये करंट अफेयर बिल्कुल डेडिकेटेडली पूछेगा आपसे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हिंदी का सिलेबस है। एक एक चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, हिंदी व्याकरण, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एकार्थी शब्द, अपठित, बोध, तत्सम एवं तद्भव, ये मेरे बच्चे सारे हिंदी के चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके मैथ के चैप्टर हैं। मैथ के ऊपर मैं एक डिटेल में अलग से भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर की अहमियत ज़्यादा है, किसकी अहमियत कम है, और पीछे क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये सारे चैप्टर है। मेन मेन चीज़ क्या है, मैथ में नंबर सिस्टम है मेरे बच्चे, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एचसीएफ एलसीएम है, रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, डिस्टेंस है, ट्रेन है, रेस है, और थोड़ा सा डीआई का पार्ट भी है, और मेंसुरेशन का भी पार्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एडवांस पोर्शंस डेडिकेटेडली नहीं आता, मतलब ज्योमेट्री नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, उस तरीके के पोर्शन यहाँ नहीं होंगे। मेंसुरेशन का कुछ हिस्सा लिया जाता है जो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो यूपी सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो पूरे का पूरा पेपर लगभग लगभग अर्थमेटिक के इर्द गिर्द ही तैयार किया जाता है। तो मेरे बच्चे, ये आपके मैथ का सिलेबस है। अब हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और रीजनिंग के ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रीजनिंग में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या है सारी चीज़ें। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि जो बच्चा यूपी सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होता है उसका क्या तो पे इवेंट होता है, क्या ग्रोस सैलरी बनती है, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होती है, आफ्टर ट्रेनिंग क्या होती है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए यार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट होता है वही पेमेंट यूपी गवर्नमेंट में भी, यूपी सब इंस्पेक्टर का है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लगो या सीपीओ के थ्रू सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर लगो या किसी भी पोस्ट पे सब इंस्पेक्टर लगोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 9300 से 34,800 ही पेमेंट पे ही आपकी जॉब लगती है। तो मेरे बच्चे 4200 ग्रेड पे रहता है यहाँ पे। तो कुछ जो डीए वगैरह रहता है वो 13,500, अब ये बहुत बढ़ चुका है मेरे बच्चे। और आप जानते हैं अभी अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है 8th पे कमीशन। तो जो 8th पे कमीशन है उसमें जो आपका बेसिक पे है वो लगभग लगभग 2.3 से लेके, यानी इतने से मल्टीप्लाई होकर और लगभग लगभग 2.8 या 9 तक मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर आपका बेसिक पे मेरे बच्चे 10,000 रुपए है तो मिनिमम है कि वो 23,000 होगा और मैक्सिमम है कि 28 या 29,000 बेसिक पे होगा। उस बेसिक पे के बाद फिर बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं और फिर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, जब आप ट्रेनिंग टाइम पे होते हैं ना,
तब भी आपकी ग्रोस सैलरी 27,900 रुपये रहती है मेरे बच्चे, जब आप ट्रेनिंग टाइम पे होते हैं, जब आपको बहुत सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। जब आप आफ्टर ट्रेनिंग टाइम रहते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो आपकी जो पहली सैलरी है वो लगभग 45,000 के तकरीबन बैठती है, आपकी पहली सैलरी, है ना। और ये सैलरी 1,04,400 रुपये तक बढ़ते बढ़ते चली जाती है। तो मेरे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग टाइम पे आपको कट पिटा के 24,000 रुपये कैश मिलते हैं ट्रेनिंग टाइम पे, और बाद में आपको लगभग 40 से 45,000 के बीच में कट पिटा के कैश इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट ऑफ कैसे कैसे रही है। देखिए, 2021 की जो प्री की कट ऑफ थी मेरे बच्चे, जनरल बच्चे के लिए जो कट ऑफ रही थी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वो रही थी 302 नंबर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 285, ओबीसी के लिए 287 और एससी एसटी के लिए 260 और 223 कट ऑफ ये रही थी मेरे बच्चे। इसमें मेरे बच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की अलग थी, भूतपूर्व सैनिकों की अलग थी और महिलाओं की अलग थी। महिलाओं की 278 गई थी। तो मेरे बच्चे, ये आपकी कट ऑफ थी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि 302 गई थी जनरल बच्चे के लिए, और मेरे बच्चे एससी एसटी के लिए बच्चों के लिए गई थी 223। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और मेरे बच्चे 2021 मींस की जो फाइनल कट ऑफ गई थी ना मेरे बच्चों, 316। मेरे बच्चे, मींस 2021 यानी जब आपका फाइनल फिजिकल हो जाता है और फाइनल सिलेक्शन पॉइंट जहां आता है, उसकी जो कट ऑफ थी मेरे बच्चे वो 316 थी की जनरल की, ईडब्ल्यूएस की मेरे बच्चे 303 और ओबीसी की 305। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों फाइनल कट ऑफ मींस की। यानी मींस नहीं होता, एक ही एग्जाम रहता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाता उसके बाद की ये मेरिट रहती। और मेरे बच्चे, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे जो यूपी के नहीं है, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के, जो इनके साथ रखते हुए राज्य हैं, उन बच्चों के लिए भी इस वैकेंसी में एक कोटा होता है, और उनकी भी जो फाइनल मेरिट होती है वो इसी जनरल बच्चों के बराबर रहती है, 316 के आसपास रहती है। मेरी बात आप समझ पाए? तो ऐसा नहीं कि केवल यूपी के ही बच्चे यूपी दरोगा बनेंगे, नहीं। बिहार के बच्चे भी यूपी में दरोगा बन सकते हैं, हरियाणा के बच्चे भी, मध्य प्रदेश के भी, राजस्थान के बच्चे भी यूपी में दरोगा बन सकते हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी मिनिमम सैलरी 35,400 रुपये रहती है और मैक्सिमम सैलरी 1,12,400 रुपये रहती है। जो भी सब इंस्पेक्टर बनेगा मेरे बच्चे, उसकी 1 साल का ट्रेनिंग टाइम होगा, ठीक है जी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो किसी थाने में या किसी जगह पर जाएगा और वहाँ वो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर कहलाता है, पीएसआई कहलाता है, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर। उसके बाद मेरे बच्चे, उसका जो प्रमोशन होता है वो अगले 7 से 10 साल बाद प्रमोशन होता है, और वो प्रमोशन होता है उसका इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। उसके बाद मेरे बच्चे, उसका जो दूसरा प्रमोशन होता है वो 16 से 18 साल की सर्विस होने के बाद आता है, वो सीओ पे या डीएसपी पे आता है। अगर यही आप दिल्ली में होते तो मेरे बच्चे इसको हम डीसीपी बोल देते। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद मेरे बच्चे, जो तीसरी पदोन्नति होती है वो 25 से 28 साल की सर्विस के बाद एएसपी पे होती है, और बहुत बड़े केसेस में, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी सर्विस के दौरान कुछ बहुत बेहतरीन काम कर देते हैं, तो बेहद खास मामलों में एसपी तक भी प्रमोट हुए बच्चे, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पेशल एसपी तक भी, यानी एसएसपी तक भी प्रमोट हुए हैं। तो मेरे बच्चे, प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि प्रमोशन के चांसेस नहीं रहते, बहुत बेहतरीन प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। दिल्ली में इसे एसीपी बोलते हैं, सॉरी, एसीपी। और क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई आईपीएस आईपीएस ज्वाइन करेगा यूपी कैडर में, तो उसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो इसी एएसपी पद से ही रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप किस चीज को टारगेट लेकर चल रहे हैं। मैं दूसरी बात आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोचिंग लेनी पड़े इस चीज़ के लिए। मेरे बच्चे, यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे में आपकी तैयारी हो और आपको मेरे जैसा टीचर पढ़ाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आए हैं यूपी सब इंस्पेक्टर का, जिसमें मैथ मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग अरुण सर पढ़ा रहे हैं, और बाकी टीम आपके सामने है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।